डीएनए आज हम लोग डीएनए के विकृतीकरण एवं पुनः प्राकृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए अपनी प्राकृतिक अवस्था में अत्यधिक चिपचिपा पदार्थ होता है। प्राकृतिक अवस्था पीएच 7 और 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। यदि ऐसे डीएनए को हम 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गर्म करते हैं तो डीएनए की श्यानता में शीघ्रता से परिवर्तन आता है, वो घट जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि डीएनए में कोई भौतिक परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को हम डीएनए का विकृतीकरण या द्विकुंडलाकार डीएनए का गलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो डीएनए के क्षार युग्मों के मध्य हाइड्रोजन आबंध है वो विदृत हो जाते हैं तथा क्षारों के मध्य जो चित्रीकरण पारस्परिक क्रियाएं हैं वो विदृत हो जाती हैं, जिसके कारण जो डीएनए की जो द्विकुंडलाकार संरचना है वो खुल जाती है और दोनों रज्जुक पृथक हो जाते हैं एक दूसरे से और एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस डीएनए विकृतीकरण की प्रक्रिया में कोई भी सहसंयोजी आबंध विघटित नहीं होता है। हम जानते हैं कि मुक्त न्यूक्लियोटाइड जो है यूवी प्रकाश की अवशोषकता दर्शाते हैं, परंतु जब ये चित्रीकृत पारस्परिक क्रियाओं से के कारण जुड़े हुए होते हैं आपस में तो इनका यूवी अवशोषकता घट जाती है। उसके पश्चात जब जो दो पूरक रज्जुक में हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं एक दूसरे से, ये क्षार जो पूरक रज्जुक में हाइड्रोजन आबंध से जुड़ते हैं तो इनकी यूवी अवशोषकता और घट जाती है। इस प्रभाव को हम अल्प अवशोषणांक कहते हैं, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट प्रभाव कहते हैं। पर जब डीएनए विकृत होता है तो जो पूरक रज्जुक है वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा चित्रीकरण पारस्परिक क्रियाएं भी विदृत हो जाती हैं। इस कारण से जो क्षारों की यूवी प्रकाश अवशोषकता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। तो हम यूवी अवशोषकता की सहायता से डीएनए गलन का अध्ययन कर सकते हैं। वायरल अथवा बैक्टीरियल डीएनए अणुओं के विलयनों का धीरे से गर्म करने से उनका धीरे धीरे गर्म करने से और तापमान बढ़ाने से उनका विकृतीकरण हो जाता है। प्रत्येक स्पीशी का एक विशिष्ट विकृतीकरण तापमान होता है जिसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर या गलन तापमान कहते हैं। डीएनए में जितने अधिक क्षार युग्म जीसी क्षार युग्म उपस्थित होंगे उतना अधिक गलन तापमान होगा, क्योंकि जी और सी के मध्य 3 हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं और जिन डीएनए में जीसी क्षार की मात्रा कम होगी उनका गलन तापमान भी कम होगा। एटी जो क्षार हैं वो आपस में 2 हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। तो जिन डीएनए में जीसी क्षार की मात्रा अधिक होगी उनका गलन तापमान अधिक होता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आबंध को विदृत करने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है 2 हाइड्रोजन आबंध विदृत करने की तुलना में। पीएच अथवा आयनिक क्षमता की विशिष्ट परिस्थितियों में डीएनए का गलन तापमान सावधानी पूर्वक ज्ञात करने से उसमें उपस्थित क्षार संगठन को ज्ञात किया जा सकता है और उसके द्वारा हमें पता लग सकता है कि डीएनए में कितने जीसी क्षार उपस्थित हैं। यदि डीएनए को सावधानी पूर्वक विकृत किया जाता है तो जहां पर 80 अधिक मात्रा में उपस्थित है तो पहले वो भाग डीएनए का गलन होता है, उस भाग में गलन होता है और इस कारण से वो बबल या बुलबुले के रूप में पूरे द्विकुंडलाकार संरचना में दिखते हैं। यानी पूरा जो डीएनए है उसमें कई भाग द्विकुंडलाकार संरचना में होंगे और जिस भाग में 80 बेस पेयर उपस्थित है वो बुलबुले के रूप में दिखेगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आबंध विदृत हो गए और डीएनए उस भाग का विकृत
हो चुका है। तो प्रायः डीएनए के रेप्लिकेशन अथवा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रियाओं का आरंभन उन भागों में डीएनए के होता है जहां पे एटी क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। डीएनए का पुनः प्राकृतिकरण। यदि विकृत डीएनए विलयन को बहुत शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो दोनों रुजक पृथक रहते हैं और वो आपस में पूरक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। परंतु यदि विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो रज्जुकों के क्षार आपस में तब युग्मन कर पाते हैं और संयोगिक संगठन रैंडम कोलिजन के द्वारा पहले पूरक भाग जो रज्जुक का है वो एक दूसरे से जुड़कर कुछ क्षार संगठन आपस में पूरक रूप से जुड़ जाते हैं। फिर बचे हुए जो क्षार है वो शीघ्रता से आपस में जुड़ते हैं और द्वितीय चरण तीव्र गति से होता है। जिस प्रकार से एक जिप ऊपर चढ़ जाती है उसी प्रकार से बचे हुए डीएनए क्षार युग्म पूरक रूप से जुड़कर डीएनए का द्विकुंडलाकार संरचना बना लेते हैं। यदि डीएनए आंशिक रूप से विकृत है तो अर्थात उसके दोनों रज्जुक 12 अथवा उससे अधिक क्षार युग्मों से जुड़े हैं तो जैसे ही तापमान एवं पीएच सामान्य अवस्था में लाया जाता है तो दोनों रज्जुक शीघ्रता से ही संयुक्त होकर मूल द्विकुंडलाकार संरचना में आ जाते हैं। दो रज्जुक आरएनए के ड्यूप्लेक्स बना सकते हैं। एक रज्जुक आरएनए और एक रज्जुक डीएनए का मिलकर हाइब्रिड आरएनए डीएनए यौगिक बना सकता है या ड्यूप्लेक्स बना सकता है। जो आरएनए ड्यूप्लेक्स की स्थिरता है वो डीएनए ड्यूप्लेक्स की स्थिरता से अधिक होती है और आरएनए डीएनए हाइब्रिड की स्थिरता जो है वो आरएनए ड्यूप्लेक्स और डीएनए ड्यूप्लेक्स की स्थिरता के मध्य होती है। भिन्न स्पीशी के डीएनए के रज्जुक आपस में युग्मन करके हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं। इससे दो भिन्न स्पीशी के मध्य कितने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं पूरक क्षार युग्म उपस्थित है उसके बारे में पता चलता है और उसके द्वारा हमें एवोल्यूशनरी लिंक्स के बारे में पता चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों स्पीशी के डीएनए क्रम में कितनी समानता है। यदि मनुष्य और चूहों की कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को विकृत किया जाता है पृथक रूप से और उसके पश्चात उन्हें मिलाकर 65 डिग्री सेल्सियस पर कई घंटे तक रखते हैं तो अधिकतर चूहों के डीएनए के रज्जुक चूहे के पूरक डीएनए रज्जुक से युग्मन करते हैं और मनुष्य के डीएनए के रज्जुक मनुष्य के पूरक डीएनए के रज्जुक से युग्मन करते हैं। परंतु चूहे के डीएनए के रज्जुक कुछ चूहे के डीएनए के रज्जुक मनुष्य के डीएनए के रज्जुक से युग्मन करके हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं। इससे हमें उनके मध्य कॉमन एवोल्यूशनरी हेरिटेज के बारे में पता चलता है। यदि इन स्पीशी में कुछ प्रोटीन एवं आरएनए के क्रम में समानता है तो उनके डीएनए में भी समानता होगी और इस कारण से उनके डीएनए के क्षार युग्म आपस में युग्मन करके हाइब्रिड डीएनए बनाएंगे। इससे एवोल्यूशनरी लिंक के बारे में पता चलता है। इस क्षेत्र में विभिन्न तापमान पे और डीएनए के विकृतीकरण के मध्य संबंध दिखाया गया है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं डीएनए विकृत हो जाता है। जब डीएनए अर्ध रूप से विकृत होता है तो उस तापमान पर को हम गलन तापमान या मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं और इस विकृतीकरण जो डीएनए का है उसे हम यूवी अवशोषकता के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा चित्र हमें जीसी कंटेंट मात्रा जो डीएनए में उपस्थित है और गलन तापमान के मध्य संबंध दर्शाता है। जितना अधिक जीसी कंटेंट होगा उतना अधिक गलन तापमान होगा क्योंकि जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़ते हैं तो उनको विदरित करने के लिए उन हाइड्रोजन आबंध को विदरित करने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है। इसलिए ऐसे डीएनए का गलन तापमान भी अधिक होता है। तो जिनमें जीसी कंटेंट अधिक है उनका गलन तापमान भी अधिक होता है।
यहाँ पे इस चित्र में डीएनए की द्विकुंडलाकार संरचना दर्शाई गई है। जब इस द्विकुंडलाकार डीएनए संरचना का तापमान के विलयन का तापमान बढ़ाया जाता है अथवा पीएच परिवर्तित किया जाता है, तो जो पूरक रज्जुक है वो आपस में पृथक होने लगते हैं, क्योंकि उनके मध्य हाइड्रोजन आबंध विदरित हो जाते हैं। और फिर और अधिक तापमान बढ़ाने पे दोनों पूरक रज्जुक एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हो जाते हैं। जब वो अर्ध रूप से पृथक होते हैं तो उसे आंशिक विकृतीकरण करते हैं, और जब पूर्णतया एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाते हैं तो डीएनए पूर्णतया विकृत हो जाता है। जब पुनः प्राकृतिकरण होता है तो यदि दोनों रज्जुक पूर्णतया पृथक हो गए हैं तो ये प्रक्रिया पुनः प्राकृतिकरण की 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण जो धीमी गति से होता है उसमें दोनों रज्जुक आपस में रैंडम कोलिजन के द्वारा पहले एक दूसरे से टकराकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आरंभ के शुरू में धीमी गति से बन पाते हैं। जब 12 या उससे अधिक बेसिस क्षारयुग्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं तो बचे हुए क्षारयुग्म दूसरे चरण में शीघ्रता से जिप के समान रजिस्टर में आ जाते हैं और शीघ्रता से युग्मन करके द्विकुंडलाकार डीएनए की संरचना बना लेते हैं। डीएनए के पुनः प्राकृतिकरण जब होता है तो इस प्रक्रिया को हम अनीलिंग कहते हैं।